चलो मैं आप निकाल। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए हिंदी का जो कार्य है वो लेके आए हैं। जो पाठ हमारा चल रहा था सिल्वर वेडिंग, तो जो पाठ आपने पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा कि यशोधर बाबू है किस तरह से वो जो दिल्ली आए, उसके बाद उन्हें नौकरी मिली, नौकरी के बाद शादी, और जो बच्चे थे किस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों का और उनका जो आपसी मनमुटाव है, बच्चे मनमानी करते हैं जिससे यशोधर बाबू काफ़ी नाराज़ होते हैं। उसके अलावा पत्नी है वो भी बच्चों की तरफदारी करती है और कहती है कि मैंने आपके कहने पर बहुत से जो परंपराएं हैं उनको निभाया है, लेकिन अब मैं उन सबको नहीं मानूंगी। और उसके अलावा कृष्णदा जो उनके रोल मॉडल थे, उनका उनके जीवन पर जो प्रभाव है वो आपने पढ़ा कि किस तरह से वो पहाड़ से आए, अनेक जो लड़के थे उनको अपने यहाँ रखते, उसके बाद नौकरी वगैरह दिलवाते। यशोधर बाबू भी उनमें से एक थे। तो आगे जो पाठ है हमारा वो 8 पेज तक हम पढ़ चुके थे। पेज नंबर 9 से जो हमारा पाठ शुरू होता है, यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। तो आपने पीछे पढ़ा था कि किस तरह से वो बिरला मंदिर जाते थे, वहाँ पर गीता का पाठ वगैरह जो होता था उसे सुनते थे। तो आज जब वो बिरला मंदिर गए तो उनका मन गीता पाठ में लगा नहीं। आज उनका मन है वो एकाग्र नहीं है। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यानी जो पहले उनका संयुक्त परिवार था, जो इकट्ठा परिवार था, जो अब अलग अलग हो गया है, तो उनके प्रति यशोधर बाबू सहानुभूति रखते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे उससे विमुख हैं। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको फूफा को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। साख यानी इज्जत मान सम्मान। यशोधर जी का नारा हमारा तो सेब ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे में उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ के यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कि कुछ नहीं, तुम अपने उन कृष्णदा के मुँह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। कृष्णदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गमई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। गमई ग्रामीण। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं,
जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि कृष्णदा तो थे ही जन्म से बूढ़े, तुम्हें क्या सर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में दो दो सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। यानी पहले आप काफ़ी रोमांटिक मूड के थे, लेकिन अब आप में कृष्णदा के कारण काफ़ी बदलाव आए हैं, तो ऐसा मानना है पत्नी का। चौधरी बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाहाँ का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाले सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू किए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर यानी कुछ अजीब ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। चौधरी बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। प्रॉपर यानी सही, परहैप्स शायद। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए चौधरी बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर होकर फार फ्राम द मेडिंग क्राउड, समझें कि ये जो बनावटी भीड़ है, लोगों की जो भीड़ है, इससे वो दूर जाना चाहते हैं अपने गाँव में। इस तरह की तमाम बातें चौधरी बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार कृष्णदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह कि वह झेंपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक कृष्णदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। सम कृष्णदा हर सुबह शेर से लौटते हुए अपने इस मांस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। कृष्णदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड्स एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, कि जल्दी उठना और सैर के लिए जाना एक आदमी को समझदार और हेल्दी यानी स्वस्थ बनाते हैं। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी कृष्णदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह कृष्णदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। कृष्णदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने कृष्णदा को घर में, दफ्तर में विचित्र रूपों में देखा है, लेकिन कृष्णदा की जो छवि उनके मन में बनी हुई है, वह सुबह की सैर को निकले कृष्णदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊँ यानी लकड़ी के जो चप्पल से होते हैं वो धारण किए हुए, और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। जब तक कृष्णदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू ने उनके
पटशिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। कृष्णदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुन्नू के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम सौदर बाबू ने कृष्णदास से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। यानी हमारी जो प्राचीन जो परंपराएं थी उनको अब लोग देखना और सुनना पसंद नहीं करते, जैसे होली वगैरह गवाना है वो सब। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं कृष्णदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेटिक बाबू हैं जो हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। यानी वो ऐसे तानाशाह भी नहीं बनना चाहते कि उनकी कही हर बात मंजूर हो, पत्थर की लकीर हो। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। कि हो सकता है आज की जो युवा पीढ़ी है वो कुछ ज़्यादा नॉलेज रखती हो, लेकिन जो जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो भी एक मायने रखता है। मानो न मानो झूठे मुँह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं सौदर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। तो यानी दोनों में आपसी अनबन है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि बच्चे हर बात में उनकी सलाह लें, लेकिन बच्चों का मानना है कि जिस विषय में वो जानते ही नहीं उसके बारे में क्या पूछा जाए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर लिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, यानी कहना है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाव इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुँह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो 30 पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से
वह इस घर पर खर्च कर रहा है, कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज़, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। यह अच्छी रही। तब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं सौदर बाबू। घरवाली को समझाते हैं। घरवाली को काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं सौदर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, यानी अनसुना कर देती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर सौदर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, वाई.डी. पंत। यानी जो बचे हुए 3 क्वार्टर हैं उनमें से एक अब भी सौदर बाबू वहाँ पर रह रहे हैं, यानी वहाँ पर वो आबाद है, वहाँ पर जीवन चलायमान है। तो आज के लिए जो बच्चों आपका काम है इतना ही है। तो पीछे का पाठ आपने पढ़ा होगा, तो पाठ का अगला भाग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।